नमस्कार मित्रों, मरोहन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज अपन पढ़ते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर किसका आक्रमण? भारत पर अरब कंट्री के लोगों का आक्रमण, यानी कि अरबों का आक्रमण, जिसको अपन कह सकते हैं भारत पर इस्लामिक आक्रमण, यानी कि मुस्लिम आक्रमण कब कब हुए और करने वाले कौन कौन शासक थे। तो आज अपन पढ़ते हैं अरबों का आक्रमण। तो अपन मानचित्र की सहायता से पढ़ेंगे तो आपको स्थायी मेमोरी में आसानी से चला जाएगा। तो अपन पढ़ते हैं पहले अपने, ये आपको दिख रहा मानचित्र भारत का मानचित्र में ये इधर तो अपने है हिमालय पर्वतमाला, ये इधर वाला क्षेत्र है पूरा क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय पर्वतमाला है। और इधर आ गया अपना समुद्र, क्या आ गया? समुद्र। समुद्र आने के कारण समुद्री मार्ग से तो ये आक्रमण कर सके नहीं। और इधर आ गया हिमालय पर्वतमाला, तो यहाँ से भी आक्रमण कर नहीं सके। तो ये मूल रूप से मध्य एशिया के थे। अरब कहाँ के थे? मध्य एशिया। और मध्य एशिया में भी ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के थे? ईरान के। और ईरान की राजधानी है दमिश्क। ईरान की राजधानी क्या है? दमिश्क। ये मूल रूप से मध्य एशिया में ही ईरान, और ईरान की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। ये अरब लोग भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण ये करते रहते थे, और परंतु भारतीय राजाओं में बहुत ही साहसी थे और वीरतापूर्वक उनका क्या करता है, प्रतिरोध करते रहे और संघर्ष चलता रहा और हराते रहे। फिर भारतीय ने प्रारंभिक अरबी और मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर वापस बार बार उनको खदेड़ते रहते थे। 636 ईस्वी में सबसे पहले क्या होता है? 636 ईस्वी में उमर खलीफा नामक शासक ने क्या किया? समुद्री मार्ग से इसने क्या किया? कोशिश की थी समुद्र मार्ग से इधर ठाणे पर आक्रमण किया था। ठाणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठाणे कहाँ है? महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने? आक्रमण किया था। किसने किया था? ये उमर खलीफा ने। किसने किया था? उमर खलीफा ने आक्रमण किया, परंतु ये भी आक्रमण क्या रहा? असफल रहा था, यानी कि वो पराजित होकर वापस लौटना पड़ा था। फिर और आक्रमण करते और फिर हार के वापस जाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद ये बड़गांव, यानी कि ये बड़गांव का है जो पहले वर्तमान भारत है उसके बाहर वाला क्षेत्र भी क्या था? भारत के अंदर ही था। ये बड़गांव भड़ोच, ये इधर वाला भड़ोच गुजरात में। और डेबाल, ये सिंध का डेबाल, ये सिंध वाला प्रांत है। सिंध वाले प्रांत में ये आक्रमण करते रहते थे, क्योंकि यही उनका रास्ता था। उत्तर में तो हिमालय आ गया और इधर वाला दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र में ये आ गया, अपने समुद्र आ गया। तो एक स्थलीय मार्ग केवल सिंध वाला प्रांत से ही आने जाने का रास्ता था। तो ये क्या करते हैं? भड़ोच को बड़वास बोला जाता था। और सिंध के डेबाल बंदरगाह था, सिंध का डेबाल, इन पर क्या करता था? आक्रमण किए, परंतु ये भी असफल रहे थे। परंतु ये मुस्लिम आक्रमणकारी बार बार भारत में ही आक्रमण क्यों करना चाहते थे? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो उनके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था धन प्राप्ति, यानी कि बार बार उनका आक्रमण भारत पर क्यों आक्रमण कर रहे थे? उनका क्या उद्देश्य था? धन प्राप्ति व साम्राज्य विस्तार।
साम्राज्य का विस्तार करना और धर्म प्राप्त करना, तथा दूसरा पॉइंट है इस्लाम धर्म का प्रचार करना। वो इधर क्या करना चाहते थे, इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे और धन प्राप्ति और साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। ये मुख्य उद्देश्य था। इसके कारण ये बार बार क्या करते थे, भारत पर आक्रमण कर रहे थे। फिर अपने 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में अब्दुल्ला, ईरान के दमिश्क का रहने वाला था अब्दुल्ला, और वहाँ का रहने वाला ये आक्रमण करता है परंतु असफल रहता है। फिर उसके बाद 711 ईस्वी में ही बेदुला आक्रमण करता है, वो भी क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। 711 में भी उब्दुल्ला नामक एक शासक ने आक्रमण करता है परंतु असफल रहता है 711 में। और बेदुल्ला नामक शासक वो साम्राज्य विस्तार के लिए अपना युद्ध करता है सिंध में आके, परंतु वो सफल नहीं रहता है। परंतु भारत में सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, तो भारत में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण, यानी कि सफल आक्रमण कब करता है, कौन करता है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं विस्तृत रूप से। तो छचनामा नामक पुस्तक एक फारसी ग्रंथ है, छचनामा फारसी में लिखा गया एक ग्रंथ है। छचनामा के अनुसार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी जो कि ईरान का रहने वाला था, और उस समय ईरान के हाकिम थे, यानी कि ईरान के शासक कौन थे, अल हजाज। ये कहाँ के थे, ईरान के हाकिम कह सकते हो या शासक कह सकते हो। इनकी आज्ञा लेकर, यानी कि अल हजाज की आज्ञा लेकर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। भारत के ये इधर सिंध वाला, ये वाला क्षेत्र है सिंध वाले क्षेत्र में क्या करता है, आक्रमण करता है। किसकी इजाज़त से, ईरान का हाकिम होता है अल हजाज के आज्ञा लेकर सिंध आया। और उस समय सिंध का शासक था राजा दाहिर। सिंध का शासक कौन था, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध में क्या करता है कि उसके बीच में खूब सारा संघर्ष होता है। संयोग वंश से इसके दाहिर हाथी पर बैठा रहता है और दाहिर के सीने में क्या होता है, एक भयानक भाले से, यानी कि उसके भाले से सीने पर, भाले से और इधर तीर कमान से, तीर से, दोनों से क्या होता है, उसके आक्रमण होता है। और दाहिर क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, जिसके कारण उसके बाद क्या हो जाती है, दाहिर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब सिंध के किले का, मृत्यु होने के बाद सिंध के किले की रक्षा के लिए उसका पुत्र जयसिया, यानी कि दाहिर का पुत्र कौन सा है, जयसिया, और जयसिया की बाई
जयसिया और जयसिया की बाई यानी कि उसकी रानी थी। जयसिया का पुत्र था और राजा दाहिर की पत्नी थी, इनकी रानी थी, पत्नी रानी, उसका नाम था बाई। जयसिया व जयसिया की मम्मी यानी बाई दोनों ने सिंध के दुर्ग पर क्या किया, रक्षा के लिए डटे रहे, परंतु उसके बावजूद भी जयसिया और जयसिया की बाई ने किले को यानी कि दुर्ग को नहीं बचा सके और अंतिम रूप से क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीत लेता है। जीतने के बाद यह क्या करता है, मुख्य रूप से ये देवल वाला क्षेत्र, ये सिंध वाला क्षेत्र में, देवल वाले क्षेत्र में ये क्या करता है, बहुत नरसंहार करता है। देवल वाले क्षेत्र में क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम है नरसंहार करता है। और 17 वर्ष से ऊपर, जो भी 17 वर्ष से ऊपर आदमी मिलता उसको क्या करता था, मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। यानी कि उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया था। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कौन से क्षेत्र में, सिंध के मुख्य रूप से देवल वाले क्षेत्र में। और 17 वर्ष की उम्र के ऊपर वाले आदमियों के क्या करवा दिए, उन्होंने खूब सारी मृत्यु करवा दी। तो इस प्रकार ये क्या होता है, भारत में पहली बार सफल आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। तो याद रखना है, पहली बार भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी का सफल आक्रमण कब हुआ, 712 ईस्वी में। करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी यानी कि मुस्लिम इस्लामिक स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। यानी कि भारत में फिर ये आक्रमणकारी तो आक्रमण कर दिए और उन्होंने सत्ता स्थापित कर दी सिंध वाले प्रांत में। और इसके पीछे क्या परिणाम रहा था, भारत में इसके पीछे क्या परिणाम रहा और उस परिणाम से क्या प्रभाव पड़ा। तो अपन पढ़ते हैं परिणाम और प्रभाव। क्या पढ़ते हैं अपना, परिणाम व प्रभाव। तो पहला प्रभाव है इस्लाम का प्रवेश। भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ। भारत में पहली बार किसका प्रवेश हुआ, इस्लाम धर्म का प्रवेश होता है। और सर्वप्रथम है, इधर सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी को इस्लाम अरब वाले लोग क्या बोलते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे। तो हिंद या हिंदू शब्द की उत्पत्ति यानी कि अरबों के द्वारा ही किया दिया जाता था। हिंदू या हिंद शब्द तो पहली बार अरब वासियों ने ही के द्वारा प्रयोग किया गया था। फिर है उसके बाद ये कि ये अरब यानी कि अरब देश वाले लोग भारत में आए, तो इन्होंने क्या क्या अपने साथ लाए, अपने उनकी संस्कृति और उनका रीति रिवाज वगैरह भी लाए। और वो क्या क्या कार्य करते थे और कौन कौन सी खेती करते थे। तो खजूर की खेती, खजूर की कृषि, ये ईरान वाला क्षेत्र में और ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र में क्या है, रेगिस्तान ही है। रेगिस्तान होने के नाते वहाँ पर खजूर होते थे। तो इधर अपने राजस्थान वाले क्षेत्र और गुजरात वाले क्षेत्र में खूब सारी क्या शुरू कर दी थी, अरबों के द्वारा ये खजूर की खेती की शुरुआत की गई थी। और अपना अब वर्तमान में अब रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट पालन शुरू कर दिया था। यानी कि वहाँ पर क्या थे, ऊंट थे रेगिस्तान में, मध्य एशिया वाले क्षेत्र में। तो ऊंट चलते थे, वो भी भारत में लाकर ऊंटों का पालन शुरू करवा दिया गया था। किसके द्वारा, अरबों के द्वारा।
ये परिणाम रहे थे। उसके बाद क्या होता है, तो पहली बार गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर, यानी कि ये जजिया कर क्या होता है, जो इस्लाम धर्म के अनुसार जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके द्वारा, यानी कि जो मुसलमान नहीं होकर दूसरे धर्म के लोग होते थे उनके द्वारा उनके से क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था, उसको जजिया कर कहा जाता था। और एक होता था जो जकात, ये जकात कर है जो केवल मुसलमानों से लिया जाता है, और जो वो दान के रूप में देते हैं। वो क्या करते हैं, मुस्लिम लोग हैं, कुछ अपनी कमाई का, साल भर की कमाई का एक हिस्सा दिया जाता है, उसको कर, जकात कर कहा जाता है। तो ये जकात कर तो मुसलमानों के लिए था और गैर मुसलमानों के लिए जजिया कर लगाया जाता था। तो भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया था। और भारत में कई पुस्तकें थी जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें थी, उनका फारसी में अनुवाद कराया गया, अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया, यानी कि कहानियों की पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, यानी पंचतंत्र यानी कहानियों की पुस्तकें हैं, जो इसके लेखक है विष्णु शर्मा। और ब्रह्म सिद्धांत के लेखक ब्रह्मगुप्त। तो ऐसी खूब सारी पुस्तकें थी जिन्होंने क्या किया, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था। फिर क्या होता है, और क्या परिणाम पड़ा कि भाई उस समय जब ये भारत वाले क्षेत्र में रहते थे तो आकर इन्होंने अपना शासन स्थापित करा, तो वहाँ पर एक सिक्के चलाए थे जो उसका नाम था दिरहम। दिरहम सिक्कों का दिरहम सिक्कों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये अरबों के द्वारा सिंध क्षेत्र में, भारत में किया गया था। फिर है कि जो भारत में ज्योतिष विज्ञान यानी खगोल शास्त्र का विस्तार है, जो भारत से सीख कर ये जाते हैं वापस अपने ये मध्य एशिया, अरब क्षेत्र में जाता है, अरब क्षेत्र से ये कहाँ जाता है, आगे यूरोप तक ये फैल जाता है। तो भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार होता है। खगोल शास्त्र का विस्तार, तो भारत में भारतीय खगोल शास्त्र होता है, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया था। ये अरब देश में गया, अरब से ये यूरोप तक फैल गया था। ये किसके माध्यम से, ये अरब शासकों के मध्य ये भारत से अरब गया, अरब से कहाँ तक चला गया, ये अपने यूरोप तक फैल जाता है। तो इस प्रकार ये जो भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था, अरबों के आक्रमण का मतलब यानी कि इस्लामिक आक्रमण यानी मुस्लिम आक्रमण हुए थे, और कौन कौन से शासक थे। उसके बाद ये अरब देश के शासकों के द्वारा इनको पता चल गया कि रास्ता इधर से ही जाएंगे, परंतु उसके पीछे कारण क्या कि दक्षिण वाले यानी अरब देश के दक्षिण वाले क्षेत्र में और भारत के दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में समुद्र है, और उत्तर में आने का रास्ता नहीं है, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला को फांद कर आना बहुत मुश्किल था, बर्फीली एरिया था, जिस कारण आ नहीं सकते थे। तो ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र से ही ये अरब लोग भारत में आ सकते थे। तो इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया, और इसी के क्रम में भारत में खूब सारे शासक आएंगे और अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे, धन माल लूट के ले जाएंगे, और इनको रास्ते का ज्ञान हो गया था। तो उसके बाद आते हैं मोहम्मद गजनवी। ये गजनी के शासक थे। 1001 से 1027 तक, 27 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद मोहम्मद गोरी,
गोरी, ये गौर के शासक होते हैं। मोहम्मद गोरी 1175 से आक्रमण करना शुरू कर देते, परंतु सफल आक्रमण होता है 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक अपना शासन स्थापित कर देते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत में सफल आक्रमण करते हैं मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण करते हैं और लूटपाट धनमाल इकट्ठा करके ये क्या वापस अपने देश चला जाता है। तो मुख्य रूप से मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य था धनमाल लूट के वापस चला जाना, यानी साम्राज्य का विस्तार नहीं करना और इस्लाम का भी विस्तार नहीं करना था। परंतु मोहम्मद गोरी आया था भारत में, तो मोहम्मद गोरी ने साम्राज्य का विस्तार भी किया, धनमाल भी लूटा और अपना इस्लाम धर्म का भी प्रसार किया था। तो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में अपन अगला नेक्स्ट वीडियो होगा इन दोनों के बारे में, जो कि अरबों के आक्रमण के क्रम में ही नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा। तो अपन मानचित्र की सहायता से पढ़े तो अपने को स्थायी मेमोरी में आसानी से चला गया। तो आज अपन भारत में अरबों के आक्रमण के क्रम में पार्ट 1 यानी कि पहला भाग पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, और उसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट होगा मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के बाद अपना सल्तनत काल वापस शुरू हो जाएगा। तो हमारा मरोन क्लासेज यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम नए नए वीडियो बनाते रहे। एक बार सभी का धन्यवाद। थैंक यू।